पैलो मयोंबे को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी तांत्रिक परंपराओं में गिना जाता है। इन लोगों का ऐसा मानना है कि प्रकृति की हर चीज में आत्माएं होती हैं। इनमें ये लोग एनगांगा नाम के एक मिट्टी के घड़े में आत्माओं को रहने की जगह देते हैं और उसी एनगांगा के माध्यम से आत्माओं से बात की जाती है और बलि चढ़ाई जाती है। पैलो मयोंबे के साधक को पलेरो कहा जाता है, पर सबसे डरावनी बात यह है कि लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में इसके गुप्त समुदाय आज भी सक्रिय हैं। आज हम इसी तांत्रिक परंपराओं पर बेस्ड एक मूवी को देखेंगे कि क्या होता है जब रोजारियो अपनी ग्रैंडमा की डेड बॉडी को लेने उनके घर तो जाती है, पर अब वो अपनी मरी ग्रैंडमा के साथ उस अपार्टमेंट में हो गई है कैद, जहां उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा भी सालों से इस रिचुअल्स का हिस्सा थी। धीरे धीरे सामने आते हैं कई ऐसे राज और कोबायंडे नाम का एक शैतान जो रोसारियो की पूरी दुनिया ही बदलने वाला था, क्योंकि रोसारियो भी अनजाने में बन चुकी थी इस रिचुअल्स का हिस्सा। अब क्या होगा रोसारियो का और कैसे थे वो राज? चलिए जानते हैं उस फिल्म की कहानी को जिसका नाम है रोजारियो। फिल्म की कहानी रोसारियो के बचपन से स्टार्ट होती है, जहां साल है 1999 और जगह है ब्रुकलिन। यहाँ एक लैटिन परिवार रोसारियो के फर्स्ट कम्युनियन की पार्टी दे रहा है। फर्स्ट कम्युनियन कैथोलिक धर्म की रस्म होती है। इसमें जब कोई बच्चा पहली बार चर्च में प्रभु यीशु मसीह की याद में दी जाने वाली पवित्र भोजन को ग्रहण करता है तो उसे फर्स्ट कम्यून कहा जाता है। इस दिन बच्चे खास सफेद कपड़े पहनते हैं जैसा रोसारियो ने पहना है। यहाँ रोसारियो की ग्रैंडमदर अचानक से कमरे की ओर जाती है, पर यहाँ हमें नोटिस होता है कि रोसारियो की माँ की तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं है, पर उसके पिता रोसारियो के कम्युनियन डे पर बहुत खुश नजर आते हैं। यहाँ उसके पिता बताते हैं कि ब्रुकलिन के इस घर में आना उनके और उनके परिवार के सबसे कठिन फैसलों में से एक था, पर उन्हें पूरा यकीन है कि चीजें जल्द ठीक हो जाएंगी और रोसारियो को अपनी लाइफ में वो सब मिलेगा जो वो चाहेगी। यहाँ हमें रोसारियो और उसके पिता में एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड नजर आता है जो हमें उसकी माँ के साथ नजर नहीं आया था। अपनी ग्रैंडमदर की तलाश में रोसारियो जब उनके कमरे में जाती है तो उसे वो कमरा बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सालों से उस कमरे की सफाई नहीं की गई थी। यहाँ रोसारियो को अपनी ग्रैंडमदर के क्लोजेट में एक खून लगा कपड़ा भी मिलता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि उसी क्लोसेट के अंदर से उसकी ग्रैंडमदर बाहर आती है और रोसारियो को उस कमरे से जाने बोलती है। यहाँ रोसारियो उन्हें प्रे करने बाहर बुलाती है, पर उसकी ग्रैंडमदर उसे यह बोलकर मना कर देती है कि उसकी आस्था और रोसारियो की आस्था में फर्क है, यानी वो किसी और की पूजा करती है। तभी रोसारियो नोटिस करती है कि उसकी ग्रैंडमदर के हाथों से खून टपक रहा है। यह देखकर उसकी ग्रैंडमदर उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। डिनर से पहले प्रे करते हुए जब सभी लोग एक जगह जमा होते हैं तब रोसारियो को अपनी ग्रैंडमदर का हाव भाव बहुत अजीब लगता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। कहानी अब शिफ्ट होती है मैनहट्टन में। रोसारियो अब बड़ी हो चुकी है और एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है। उसके लाइफस्टाइल से लगता है कि वो बहुत ही पैसे वाली भी है। इधर लगातार रोसारियो के फोन में उसके ग्रैंडमदर का कॉल आ रहा होता है, पर वो उसका जवाब नहीं देती। ऑफिस के गेट पर उसका गार्ड उससे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करे उसकी टिप्स मांगता है, पर यहाँ रोसारियो उसे यह बोलकर मना कर देती है कि वो ऐसे किसी को टिप नहीं दे सकती क्योंकि यह उसकी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। यहाँ ऑफिस आने पर पता चलता है कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए सबको घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है। यहाँ भी रोसारियो अपनी ग्रैंडमदर के कॉल को अनदेखा करती है और अपने काम में लग जाती है। शाम में जब वो घर जाने के लिए निकलती है तो उसके ड्राइवर का कॉल आता है कि उसकी कार बर्फबारी के कारण जाम में फंसी है और उसे यहाँ से निकलने में वक्त लग जाएगा। मौसम खराब होता देख रोसारियो मेट्रो पकड़कर जल्द से जल्द घर जाने का फैसला करती है। स्टेशन पर वापस से उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है। इस बार रोसारियो जब कॉल पिक करती है तो उसे पता चलता है कि फोन के दूसरी तरह उस बिल्डिंग का मैनेजर है जहाँ उसकी ग्रैंडमदर रहती थी। यहाँ रोसारियो को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है और बिल्डिंग का मैनेजर रोसारियो को ब्रुकलिन के उसी पुराने घर में आने को बोलता है जहाँ उसकी ग्रैंडमदर रह रही थी। असल में मैनेजर को उसकी ग्रैंडमदर के पास से उनका कोई भी लीगल पेपर या आईडी कार्ड नहीं मिला था, जिस कारण वो लोग उनकी बॉडी को अस्पताल नहीं भेज सके। इसीलिए उनके किसी रिश्तेदार का वहाँ आना जरूरी है। यह सुनकर रोसारियो को बहुत दुख होता है और अपने आप को कोसती है कि काश वो अपनी ग्रैंडमदर का कॉल सुबह ही पिक कर लेती। क्या पता शायद वो किसी मुसीबत में थी या अपने आखिरी वक्त में वो रोसारियो से बात करना चाहती थी। अपने आप में गिल्ट महसूस करके वो ब्रुकलिन जाने का फैसला करती है और अपने पिता को इस बात की जानकारी
जानकारी देती है। उसके पिता से बातचीत के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसके माता पिता किसी कारणवश अलग हो गए थे और रोसारियो ने अपने पिता के साथ ही रहने का फैसला किया था। पर उसकी माँ की अचानक मौत के बाद रोसारियो वापस उस घर में अपनी ग्रैंडमदर से मिलने नहीं गई थी और उनसे बहुत कम बात किया करती थी। यहाँ उसके पिता हो रही बर्फबारी के कारण वहाँ जल्दी पहुँच पाने में अपनी असमर्थता जताते हैं, पर उसके पिता उसे अकेले डेड बॉडी के पास जाने से मना करते हैं और उनके आने का इंतजार करने को कहते हैं। पर रोसारियो अपने गिल्ट के कारण जल्द से जल्द अपनी ग्रैंडमदर के घर जाना चाहती थी, पर शायद यह रोसारियो की जिंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला था। ब्रुकलिन स्टेशन पहुंचते ही रोसारियो को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे वहां उसकी मां नजर आती है, जिससे वो काफी डर जाती है। जल्द ही रोसारियो उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। यहाँ बिल्डिंग मैनेजर से रोसारियो को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमदर हमेशा खुद को कमरे में ही बंद रखती थी और अकेली रहती थी। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर रोसारियो को उसके पड़ोसी जो के बारे में बताता है, जो हमेशा उसकी ग्रैंडमदर की मदद किया करता था। कमरे के अंदर आने पर हर तरफ अजीब सा डरावना माहौल था। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर इन कैंडल को यह कहकर वापस से बुझा देता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें बुझाया था, तो ये वापस से कैसे जल उठी। बिल्डिंग का मैनेजर बोलता है कि उसने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, वो जल्द ही आ जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। रोसारियो जब अपनी ग्रैंडमा की बॉडी देखती है तो बहुत डर जाती है, क्योंकि बॉडी बहुत बुरी हालत में थी। यहाँ रोसारियो अपनी ग्रैंडमा की बॉडी पर कई अजीब निशान और कट्स देखती है। यहाँ रोसारियो नोटिस करती है कि वो कैंडल्स वापस से जल उठे हैं। तभी अचानक पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगता है और उसके ग्रैंडमा के नाक से कुछ कीड़े निकलने लगते हैं। रोसारियो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था। रोसारियो जैसे ही कीड़ों को एक कपड़े की मदद से साफ करती है, उनमें से एक कीड़ा रोसारियो के हाथ से उसकी बॉडी में घुस जाता है, जिससे रोसारियो तड़पने लगती है, पर किसी तरह वो उस कीड़े को अपने कान से बाहर निकाल देती है। यहाँ रोसारियो वापस से अपनी ग्रैंडमा के क्लोजेट के पास जाती है। जब वो वहाँ के कपड़े हटाती है तो उसे वहाँ एक जानवर का स्कल टंगा मिलता है और उसके पीछे एक डोर था जिसमें ताला लगा था। तभी दरवाजे पर कोई आता है। यहाँ रोसारियो को पता चलता है कि दरवाजे पर उसकी ग्रैंडमा का पड़ोसी जो था, जो अपना एयर फ्रायर वापस लेने आया था, जो उसकी ग्रैंडमा ने उससे लिया था। पर यहाँ रोसारियो को जो का बिहेव थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो घर के अंदर आना चाहता था, पर रोसारियो उसे जल्द ही वहाँ से जाने को बोलती है। तभी रोसारियो देखती है कि उसके हाथ में वैसा ही साइन बना हुआ था जैसा साइन उसने अपने ग्रैंडमा की बॉडी पर कई जगह देखा था। रोसारियो जल्दी से अपनी ग्रैंडमा की बॉडी के पास जाती है और वापस से उनकी बॉडी को चेक करती है, पर यहाँ उसकी ग्रैंडमा की बॉडी पर एक आटे की तार में बंधी एक चाबी मिलती है। ये चाबी असल में क्लोजेट के अंदर मौजूद उसी सीक्रेट डोर का था। रोसारियो जब उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पैलो मयोम्बे की डरावनी तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी कई चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ उसे अपने फर्स्ट कम्युनियन की फोटो, उसके बचपन में टूटे दांत और रोसारियो के बाल भी मिलते हैं। तभी वहाँ उसे एक हलचल सुनाई देती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि यह आवाजें वहाँ रखे एक ऑल्ड्रन यानी एनगांगा के घड़े से आ रही थी, जिसका इस्तेमाल पैलो मयोम्बे की क्रिया में किया जाता है। रोसारियो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर तभी वहाँ अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। अब रोसारियो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का फैसला करती है। मौसम खराब होने के कारण उसे टैक्सी नहीं मिल पाती, इसलिए वो पैदल ही सबवे स्टेशन पहुँचती है। पर यहाँ एक बैड कॉप की वजह से जब रोसारियो वहाँ से भागती है तो उस पर एक अजीब तरह का डीमन हमला कर देता है, इसलिए सेफ्टी के लिए वो वापस अपने उसी बिल्डिंग में आ जाती है। यहाँ रोसारियो को लगता है कि उसकी ग्रैंडमा ने शायद उसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, पर जैसा रोसारियो सोच रही थी, क्या सच में ऐसा था या इसके पीछे कुछ और कारण था, यह हमें जल्द ही पता चलने वाला था। रोसारियो ने चैम्बर के अंदर जो भी चीजें देखी थी उसी के बेसिस पर वो इंटरनेट में सर्च करने लगती है, ताकि उसे पता चल पाए कि उस पर किस तरह का जादू टोना किया गया था। यहाँ सर्च करते वक्त उसे पैलो मयोम्बे की क्रिया का पता चलता है। यहाँ रोसारियो को वही सब पता चलता है जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एनगांगा के घड़े में हर तरह की आत्माओं को जगह दी जाती है और इसका इस्तेमाल इन आत्माओं से डील करने या किसी को श्राप देने के लिए किया जाता है। यहाँ रोसारियो को पता चलता है कि लाइफ एंड डेथ कहे जाने वाले श्राप का एक सिंबल भी था। यह ठीक वैसा ही सिंबल था जैसा रोसारियो के हाथ में बना था। रोसारियो यहाँ बहुत डर जाती है और अपने पिता को कॉल करती है और बताती है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा बचपन से ही रोसारियो पर काला जादू कर रही थी और मरने से पहले उन्होंने रोसारियो को श्राप दे दिया है। पर उसके पिता बोलते हैं उसकी ग्रैंडमा एक विच डॉक्टर थी जो लोगों की मदद करती थी, वो रोसारियो के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। यहाँ रोसारियो बताती है कि उन्होंने ऐसा शायद इसलिए किया है क्योंकि रोसारियो अपनी माँ के मरने के बाद कभी इस बिल्डिंग में अपनी ग्रैंडमा से मिलने नहीं आई। तलाक के वक्त भी
उसने अपने बीमार माँ की जगह अपने पिता का साथ दिया था और अपनी माँ की फ्यूनरल में भी नहीं आई थी। पर उसके पिता उसे वापस उस कमरे में जाने मना करते हैं और अपने अपार्टमेंट में लौट जाने बोलते हैं। पर रोसारियो बताती है कि उसके ऊपर एक कर्स आ गया है जिसे एनगांगा के घड़े की मदद से ही दूर किया जा सकता है। पर उसके पिता उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं। पर रोसारियो अपने पिता की पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर देती है। यहाँ रोसारियो वापस से अपनी ग्रैंडमा के अपार्टमेंट में जाती है और उन्हें बोलती है कि वो किसी भी हाल में उन्हें जीतने नहीं देगी। यहाँ रोसारियो उसी क्लोजेट से उस रिचुअल वाले चैम्बर में वापस जाती है और उस कॉल्ड्रन को खींचकर वापस अपनी ग्रैंडमा के कमरे में लाने लगती है। पर तभी एक हॉरिफाइंग एंटिटी उसकी ओर बढ़ने लगती है एंड उस पर हमला करने की कोशिश करती है। पर रोसारियो किसी तरह वहां से निकलकर बाहर आ जाती है। उसी कमरे में रोसारियो को एक जादू टोने की बुक मिलती है जिसमें इस श्राप से बचने का तरीका लिखा था। यहाँ रोसारियो को इस कॉल्ड्रन में अपने खून के साथ अपनी ग्रैंडमा का खून की कुछ बूंदें गिरानी थी जिससे कि ये श्राप खत्म हो सकता था। ऐसा करते वक्त फिर से कुछ हॉरिफाइंग एंटिटी उसे डराने की कोशिश करती है। पर रोसारियो अपनी ग्रैंडमा का ब्लड भी उस कॉल्ड्रन में गिरा देती है। पर ऐसा करते ही उसे उसकी ग्रैंडमा का घोस्ट दिखता है जो बता रही थी कि ऐसा उसने रोसारियो के लिए किया था। तभी वो उस पर हमला करती है और रोसारियो के साथ कई हॉरिफाइंग चीजें होने लगती हैं। इसी बीच वहाँ जो वापस से अपना एयर फ्रायर मांगने आता है। रोसारियो उससे गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि उसकी ग्रैंडमा मैक्सिकन थी, वो एयर फ्रायर इस्तेमाल नहीं करती थी। रोसारियो के ऐसे बर्ताव से जो बोलता है कि रोसारियो वैसी बिल्कुल नहीं जैसी उसकी ग्रैंडमा ने जो को बताया था। यहाँ रोसारियो को जो से पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा रोसारियो की बहुत तारीफ किया करती थी और दिन रात उसके सक्सेसफुल होने के लिए प्रार्थना करती थी। जो हमेशा उनके रूम से प्रार्थना की आवाजें सुनता था जो रोसारियो के लिए होती थी। यहाँ रोसारियो को समझ आ जाता है कि असल में उसकी ग्रैंडमा ने उसे श्राप नहीं दिया था बल्कि वो तो उसके सक्सेसफुल होने के लिए इस तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया करती थी। यहाँ उसी किताब से रोसारियो को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा ने कोबायेंडे नाम के शैतान से रोसारियो की सक्सेस के लिए डील की थी। डील ये थी कि रोसारियो को शोहरत मिले। डील की शर्तें मान ली गई और कुछ समय बाद रोसारियो वाकई में मशहूर हो गई। पर अब जब डील पूरी हो गई है तो कोबायेंडे अपना हक लेने रोसारियो के पास आएगा। क्योंकि सपना उसी का पूरा हुआ था तो कीमत भी उसी को चुकानी होगी। कोबायेंडे किसी पुरानी बदला लेने वाली आत्मा का रूप लेकर उसे रात भर डराएगा, तड़पाएगा और सुबह होने से पहले उसकी जान ले लेगा। लेकिन जिसने ये डील की थी यानी रोसारियो की ग्रैंडमा, अगर वो नगांगा के कॉल्ड्रन में अपना खून चढ़ा दे तो वो अपनी आत्मा की बलि दे देगी। यानी खुद की आत्मा कोबायेंडे को सौंप कर वो डील वहीं पर खत्म कर सकती थी और रोसारियो बच सकती थी। पर यहाँ तो उसकी ग्रैंडमा की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसीलिए रोसारियो फैसला करती है कि वो इस मंत्रों के किताब की मदद से कोबायेंडे को बुलाकर उसे उसकी ही मरी ग्रैंडमा के बॉडी में कैद कर देगी। इधर जैसे ही रोसारियो उस किताब में बताए गए तरीकों से कोबायेंडे को बुलाने की कोशिश करती है, वहाँ एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं। चूंकि रोसारियो को इस श्राप से मुक्ति के लिए उसकी ग्रैंडमा की बॉडी की जरूरत पड़ती, इसलिए वो उनकी बॉडी को लेकर उसी क्लोजेट वाले चेम्बर में छिप जाती है। पर यहाँ कोबायेंडे उसकी माँ के रूप में आकर रोसारियो पर हमला करता है। इधर एम्बुलेंस वाले घर में किसी को न पाकर चले जाते हैं। इधर रोसारियो भी किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और वापस से वो प्रक्रिया स्टार्ट करती है। पर जैसे ही वो मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, उसकी ग्रैंडमा के मुंह से एक हाथ बाहर आता है और जोर से रोसारियो को मारता है। उस तमाचे के इम्पैक्ट से उसका सर दीवार से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ रोसारियो खुद को अपनी माँ के सामने पाती है, जहाँ उसकी माँ बताती है कि उसने और उसके ग्रैंडमा ने रोसारियो के शोहरत के लिए बहुत कुछ किया था। वो हमेशा उसका भला चाहती थी। यहाँ रोसारियो को एहसास होता है कि उसने कैसे अपने शोहरत के नशे में अपनी माँ और ग्रैंडमा को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उसे डर था कि वो अगर इनके साथ रहेगी तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। पर तभी हम देखते हैं कि वो असल में उसकी माँ नहीं बल्कि कोबायेंडे था जो रोसारियो के साथ खेल रहा था। यहाँ रोसारियो कोबायेंडे को बोलती है कि उसे पता है कि वो उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो उसे उसकी ग्रैंडमा के बॉडी में कैद करने वाली है। इतना कहकर वो कोबायेंडे को धक्का देती है और पास ही पड़े इस किताब के मंत्रों की हेल्प से कोबायेंडे को उसकी ग्रैंडमा के बॉडी में कैद कर देती है और यह सीन यही कट हो जाता है। पर अब एक बहुत बड़ा राज हमारे सामने आने वाला था। अब हमें रोसारियो के पिता को दिखाया जाता है जो वहां पहुंच चुके हैं और बताते हैं कि जल्द ही एम्बुलेंस वहां आने वाली है। यहाँ जब रोसारियो अपनी फैमिली की पुरानी फोटोज देख रही होती है, उसी वक्त उसे अपने माता पिता के फोटो में एक बात नोटिस होती है कि उस
फोटो में उसके पिता के हाथ से भी खून बह रहा था। यह देखकर रोसारियो को समझ आ जाता है कि उस दिन उसके पिता ने भी शायद कोई डील की थी। यहाँ जब रोसारियो अपने पिता के पीछे जाती है तो वो अपने पिता को उसी चैम्बर में कोई जादुई मंत्र पढ़ते हुए पाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उसके पिता बहुत गरीब थे। वो चाहते थे कि रोसारियो को वो सब मिले जो उसके माता पिता उसे नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से उसने चुपके से उसकी ग्रैंडमा के इस चैम्बर में आकर कोबायेंडे से सौदा करने का फैसला किया। उसकी ग्रैंडमा पैलो मयोम्बे की बहुत बड़ी साधक थी, पर यहाँ उसकी ग्रैंडमा ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। इसी वजह से वह रोज प्रार्थना कर अपने खून की आहुति इस कॉल्ड्रन में देती रही ताकि कोबायेंडे रोसारियो को नुकसान न पहुंचा सके। पर अब जब उसकी ग्रैंडमा नहीं रही तो रोसारियो की सुरक्षा के लिए उसके पिता को ही हर रोज खून की आहुति देनी होगी। पर इससे पहले कि रोसारियो अपने पिता को उस डील के बारे में बता पाती और रोक पाती, वह अपना खून इस कॉल्ड्रन में टपका चुके होते हैं और कोबायेंडे उसे अपने वश में कर लेता है। कोबायेंडे के वश में आकर उसके पिता रोसारियो पर हमला करते हैं और रोसारियो को ओवन के ऊपर जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जो अपना एयर फ्रायर लेकर आता है और कोबायेंडे को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि कोबायेंडे उसकी गर्दन मरोड़कर जो को मार देता है, लेकिन जो की कुर्बानी बेकार नहीं जाती, क्योंकि इसी बीच रोसारियो एक तेज ब्लेड कोबायेंडे की गर्दन में घोंप देती है और इस तरह रोसारियो का यह खौफनाक दिन भी खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद रोसारियो अपनी सामान्य जिंदगी में लौट चुकी है। अपने ऑफिस में उसने एक पारिवारिक तस्वीर भी लगा रखी है, जिसके सामने वह रोज अपने परिवार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन तभी अचानक वह जोर जोर से खांसने लगती है। खांसी इतनी भयंकर होती है कि सामने रखी तस्वीर का शीशा तक चटक जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक शैतानी हाथ बाहर निकलने लगता है। यह इस बात का संकेत था कि रोसारियो ने जिन आत्माओं का सामना किया था वे अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी और यह हॉरर मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फिर इसी बात पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक, एक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस मूवी के बारे में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।